नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अब तक लग रहा था कि चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैलियों और डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार का नियम बनाकर बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान कर दी है, क्योंकि बीजेपी के पास बाकी सारे दलों से अधिक संसाधन है, पैसा है। लेकिन अगर पैसे और संसाधनों से ही सत्ता हासिल की जा सकती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सत्ता पर भी घोषित तौर पर काबिज होते। गनीमत है कि लोकतंत्र में अब भी जनता के दम पर ही सरकारें बनती हैं और गिरती भी हैं, और जनता जिस नेता के साथ या जिस पार्टी के साथ खड़ी दिखती है उसे ही चुनाव में जीत हासिल होती है। इस लिहाज से देखें तो इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। पंजाब छोड़ बाकी 4 राज्यों यानी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ही सत्ता में है। पंजाब में तो बीजेपी की हालत पहले ही खराब है, अब यूपी में भी आलम कुछ ऐसा ही दिख रहा है। पंचायती मंच सजाकर बड़े बड़े न्यूज चैनल बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने के लिए भले ही कितनी मेहनत कर ले, लेकिन इस वक्त कोई भी चैनल अपने ओपिनियन पोल में ये बात दावे से नहीं कर पा रहा है कि बीजेपी को इस बार भी क्लियर मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत मिलेगा। कहने को तो बीजेपी के बड़े नेता अब तक कई मंचों से 300 पार का नारा यूपी में बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही हैं। खासकर मंगलवार यानी कल से तो यूपी के सियासी गलियारे में बीजेपी के लिए लगभग भगदड़ का माहौल है। आप जानते ही हैं कि कल योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे का कारण बताते हुए मौर्य ने कहा था कि मैं अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ा रहा हूं। 5 साल पहले तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ था। लगातार गरीबों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के प्रति सरकार का नकारात्मक रवैया होने के कारण मैंने इस्तीफा दिया है। तो सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी पर जब उसकी ही सरकार का कोई मंत्री ये आरोप लगाए कि गरीबों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगारों के लिए सरकार का रवैया सही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ा आरोप है। क्योंकि अब तक तो विपक्षी दल ही इन आरोपों को लगा रहे थे, जिन पर बीजेपी उल्टे सवाल करती थी। जैसे बेरोजगारी की बात करो तो लाल टोपी वाले गुंडों की याद दिलाए, किसानों की बात उठे तो आतंकवादियों का साथ देने का सवाल बीजेपी उठा लेती, और गरीबों की बात उठे तो मंदिर के लिए खड़े लोगों पर गोली चलाने की याद दिलाती। यानी अपने पर उठे सवालों के जवाब देने की जगह पिछले शासन की गलतियां बीजेपी गिनाती थी। लेकिन जब बीजेपी सरकार में 5 साल तक मंत्री पद पर बैठा विधायक ही ये आरोप लगाए तो फिर बीजेपी किस तरह अपना बचाव करेगी। वैसे बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर चले जाने की असल वजह कुछ और ही है। दरअसल स्वामी 2017 में जब बीजेपी में आए थे तो उनके साथ कई और विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। स्वामी ने इन सारे लोगों के लिए इस बार भी बीजेपी का टिकट चाहा, लेकिन बीजेपी इस बार बहुत से मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है, ऐसी खबर है। बीजेपी मकर संक्रांति यानी 2 दिन बाद चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। इस बार कम से कम 60 विधायकों के पत्ते कटने की खबर है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनसे जनता की नाराजगी देखी गई है। तो बीजेपी अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर केवल जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाना चाहती है, मगर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस दांव को बेकार कर सकते हैं। उनकी तरह अगर और लोग भी बीजेपी से इस तरह मोलभाव करने लग जाएंगे तो बीजेपी के लिए न सबकी मांगे पूरे करना संभव होगा, न सबको खुश रखना। इसीलिए नाराजगी का जोखिम बीजेपी को उठाना ही होगा, और इसमें नुकसान होने की आशंका भी दिख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और सपा में शामिल होने की खबर के बाद बीजेपी में उनके समर्थक विधायकों के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर, तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा और तिंदवारी से विधायक ब्रिजेश प्रजापति और विधायक विनय शाह के इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। कई और विधायक भी अभी इस्तीफा देने की लाइन में लगे हैं। इधर यूपी श्रम बोर्ड के सदस्य रजनीकांत मौर्य सहित बोर्ड के कई और सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं। 5 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद अब उन्हें बीजेपी सामाजिक भाईचारा तोड़ने वाली पार्टी लग रही है, और उन्हें अपने समाज के हितों की चिंता हो रही है। अब कारण जो भी हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ना एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे यूपी की 45% ओबीसी आबादी को साधना बीजेपी के लिए कठिन हो जाएगा। मौर्य भी इस राजनीतिक हकीकत को जानते हैं, इसलिए अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अब पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। 2022 में बीजेपी को मेरी हैसियत पता चल जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां रहूंगा सरकार वहां बनेगी, सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, बीजेपी में मेरा सम्मान नहीं रहा। तो मौर्य अपनी हैसियत और अपनी ताकत दोनों का जिक्र कर बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बीजेपी विधायक बहराइच से माधुरी वर्मा और बिलसी बदायूं से राधाकृष्ण शर्मा भी सपा में शामिल हुए थे, लेकिन तब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इतना परेशान नहीं दिखा। मगर मौर्य के जाते ही बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व सख्ते में है। बीजेपी इस भगदड़ को रोकने के लिए यानी डैमेज कंट्रोल में वो जुट गई है। बताया जा रहा है कि सभी ओबीसी मंत्रियों और विधायकों से कहा गया है कि वे वीडियो बयान जारी कर सपा में जाने का खंडन करें। और खास बात यह है कि ऐसे खंडन उन नेताओं के भी आए हैं जिनके जाने की अफवाह तक नहीं है। जैसे बीजेपी विधायक और मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को अपने ट्वीट में विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तरह बताया और साथ ही ये सफाई भी दी कि वो बीजेपी छोड़कर नहीं जाने वाले। इसी तरह योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बाकायदा अपना वीडियो जारी कर कहा है कि वो बीजेपी से नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी में ही रहेंगे। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। तो ये सारा घटनाक्रम बताता है कि बीजेपी जीत का दावा भले कितने मजबूती से करे, भीतर ही भीतर अब पार्टी को डर लग रहा है। इसकी एक वजह आदित्यनाथ योगी से बीजेपी विधायकों की नाराजगी भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जतला ही दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यवहार उनके प्रति सही नहीं था। दोनों के बीच बोलचाल बंद होने तक की चर्चा थी। कई और मंत्रियों और विधायकों ने भी योगी के व्यवहार को लेकर समय समय पर दबी छुपी जुबान में या कभी तो खुलकर भी शिकायतें की। इसके बाद योगी को हटाने की चर्चा हुई, लेकिन आरएसएस के निर्देश ऐसे थे कि योगी को हटाया नहीं जा सका। पीएम मोदी ने कभी योगी के कंधे पर हाथ रखकर तो कभी खुद अकेले गाड़ी की सवारी कर और उन्हें पैदल चलाकर हालात को संभालने की कोशिश की, मगर बीजेपी को इससे कुछ हासिल नहीं हो सका है। बीजेपी समर्थित चैनल वैसे तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, लेकिन अब जब जमीनी हकीकत सामने आ रही है तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हैरान परेशान दिख रहा है। मोदी और शाह ने अखिलेश का नाम लेकर तीखे हमले अब तक खूब किए हैं, सपा पर आरोप लगाए हैं, सपा समर्थक कारोबारियों पर छापे भी पड़े, लेकिन यूपी की जमीनी लड़ाई में अखिलेश फिलहाल आगे और योगी पिछड़ते दिख रहे हैं। अखिलेश को आगे देखकर ही अब एनसीपी और टीएमसी भी अखिलेश का साथ देने आगे आ चुके हैं। यूपी चुनाव में इन दोनों दलों का साथ मिलने से अखिलेश यादव की साइकिल को नई रफ्तार मिल सकती है। अखिलेश यादव ने भी एनसीपी और टीएमसी के लिए जगह बनानी शुरू कर दी है। एनसीपी के लिए बुलंदशहर की अनूप शहर और टीएमसी के लिए मिर्जापुर सीट सपा छोड़ेगी, ये खबर है। अनूप शहर से के शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि मिर्जापुर से ललितेशपति त्रिपाठी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की सूची के ऐलान की तैयारी भी कर ली है। सहयोगी दलों के साथ उनकी सीट बंटवारे पर सहमति भी लगभग बन चुकी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव और अन्य सहयोगियों जैसे संजय चौहान, कृष्णा पटेल, ओपी राजभर और केशव देव मौर्य के साथ साथ आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की और बताया जा रहा है कि अखिलेश ने सहयोगी दलों से साफ तौर पर कहा है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देने से बचें। उन्होंने कहा कि वो गाय और सांड की बात नहीं करेंगे। सहयोगी दल के लोग अगर ये करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, हम स्वच्छ पानी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। सभी सहयोगी दल इस बात को गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाएं। अखिलेश यादव की ये तैयारियां बतलाती हैं कि वे 22 में बाइसिकल चलाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। वैसे बीजेपी ने भी कमल खिलाने की ऐसी ही तैयारी की होगी, लेकिन फिलहाल भगदड़ का कीचड़ उसे फिसलने पर मजबूर कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी चुनाव में पहले मतदान की तारीख आते आते कितने आयाराम गयाराम बीजेपी में और बाकी दलों में देखने मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।